तो क्या विवाद यूं ही जारी रहेंगे? डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब लिखते हैं इस आर्टिकल को, और उसका मैं कनेक्शन देखता हूँ अपने गांव से और बहुत सी अलहदा इमारतों के साथ। अगर केशव के गांव संतापुर का नाम सुल्तानपुर रख दिया गया तो इतिहास तो नहीं बदल जाएगा, और अगर औरंगजेब के नाम पर समर्पित सड़क का नाम भी बदल दिया जाए तो इतिहास तो नहीं बदल जाएगा। तो आखिर समाधान क्या होगा? मथुरा, काशी, आगरा, दिल्ली की सड़कों के नाम और कुतुब मीनार तक विवादों का लंबा सिलसिला है। भारत विभाजन को 75 बरस बीत चुके हैं, अभी तक आपसी समझदारी का सिलसिला स्थापित नहीं हो पाया। इतिहासकारों में भी कितने ही अलग अलग खेमे बन गए। हबीब साहब का अपना इतिहास है, रोमिला थापर का अपना, रामचंद्र गुहा का अपना, PN ओक साहब का अपना। इतिहास सदा प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है। इतिहास ना दक्षिणपंथी होता है, ना वामपंथी, ना प्रगतिशील, ना रूढ़वादी। चीनी यात्री फहियान, इब्ने बतूता, इत्संग आदि भारत आए थे। हमारे राहुल संस्कृतयायन विश्व के अनेक देशों में घूमे थे। पुराने समय में राजाओं व सुल्तानों सम्राटों के दरबारों में भी इतिहासकार होते थे। कोशिशें यही होती थी कि जहां तक मुमकिन हो सके सच लिखा जाए, सच बोला जाए। मगर हकीकत यह भी थी कि दरबारी इतिहासकार अपने आश्रयदाता की प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं पाते थे। और आज जब इतिहास के कमोबेश हर घटनाक्रम पर प्रश्न चिन्ह टाके जा रहे थे, तो आखिर समग्र समाधान कैसे बाहर आएगा? ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य, ज्ञानवापी की भीतरी नक्काशी, कुतुब मीनार का अतीत, सब बातें तय हो सकती थी इतिहास के दायरे में भी। लेकिन इस बारे में भी रोमिला थापर सच बोलना भी चाहती थी तो बोल ना पाती। भारतीय इतिहास एवं शोध परिषद यानी सत्य और इतिहास के पन्ने खंगालेगी भी तो इसे वर्तमान सत्ता पक्ष द्वारा संरक्षित माना जाएगा। इसी परिषद के अतीत में जो भी इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था वह भी पूर्व ग्रहों से मुक्त कहाँ था? बहरहाल कुछ एक मुद्दे हैं जिन्हें अदालतों को भी सौंपा जा सकता है और विद्वान इतिहासकार मिल बैठकर भी कुछ हद तक तय कर सकते हैं। जितनी भी विवादास्पद इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, स्मारक इत्यादि जो भी हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। खुले मन से विचार करेंगे तो मुमकिन है कि कुछ मुद्दों पर आम सहमति बन जाए। पुरानी सड़कों के नाम बदलने की कवायद की भी एक तयशुदा नीति तैयार हो। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो विवादास्पद नहीं हैं, उन्हें विवादों की सूची से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब का नाम जब जब उभरता है तो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की याद आती है, और अपने ही भाई दारा शिकोह और अपने ही पिता शाहजहां पर किए गए जुल्म की याद आ जाती है। और जो लोग बीते दिनों सार्वजनिक रूप से औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ा रहे थे, उनका मकसद क्या था कुछ पता नहीं। अतीत में झांक कर देखा जाए तो एक बार दिल्ली में कवायद हुई थी। तब अनेक महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर ब्रिटिश शासकों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। इनमें सबसे ऊंचे आकार वाली सम्राट जॉर्ज पंचम की वह आदमकद प्रतिमा भी शामिल है, जिसका डिजाइन स्वयं सर एडविन लुटियन ने तैयार किया था। यह प्रतिमा पहले इंडिया गेट के सामने एक संगमरमरी छतरी के तले स्थापित थी। छठे दशक में डॉक्टर लोहिया के अनुयायियों ने इन प्रतिमाओं को हटाने का एक और आंदोलन भी छेड़ा था। तब इन विस्थापित प्रतिमाओं को बुराड़ी रोड पर स्थित कोरोनेशन पार्क में पहुंचा दिया गया था। पार्क में 2 गज जमीन देने के लिए 19 मंच स्थापित किए गए थे, मगर केवल 5 मंच ही प्रतिमाएं पा सके, शेष खाली हैं। बहुत सारे बुत चोरी भी हो गए थे और कुछ टूट फूट भी गए थे। शेष मौजूद बुतों में सर फ्लीटवुड विल्सन, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड हार्डिंग शामिल हैं। पार्क के इर्द गिर्द लोहे के जंगलों की चारदीवारी है और बाहर एक शिलालेख लगा है। वर्ष 2005 तक यह पार्क देखभाल का मोहताज रहा, यद्यपि सुरक्षा प्रबंध सदा कड़े रहे। 2005 में दिल्ली की सरकार और इमटेक ने इसकी देखभाल का दायित्व संभाला। यह पार्क राष्ट्रीय जनमार्ग 1 पर स्थित है।
इसलिए इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनाए जाने की भी योजना है। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी यहाँ 15 से 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस स्थल की एक स्मरणीय विशेषता यह है कि इसी स्थान पर 1922 में जब लेफ्टिनेंट लॉर्ड माउंटबेटन ने एडविना एशले के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा था, तब एडविना एशले उन दिनों वायसराय लॉर्ड रीडिंग की विशेष मेहमान थी। उस क्षण दोनों को इस बात का कतई आभास भी नहीं था कि वही लॉर्ड माउंटबेटन इसी देश के अंतिम वायसराय व प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे और एडविना भी इस देश की राजधानी के शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगी। अब जरा दिल्ली की धार्मिकता पर नजर डाली जाए। देश में जितने भी मजहब हैं, लगता है दिल्ली उन सब का मुख्य केंद्र है। यद्यपि दिल्ली की मुगलिया सल्तनत से सिख धर्म की अनबन व टकराव का एक लंबा इतिहास है, फिर भी दिल्ली में सिख गुरुओं ने इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण इबारत के अध्याय रचे थे। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज व बंगला साहब अब सिख समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण आस्था केंद्र हैं। गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद उनके सुपुत्र गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी और पीरी का दर्शन प्रचारित किया और सिख धर्म के प्रतीक खंडा को भी स्थापित किया गया। तब भी मुगलिया सल्तनत के साथ सिख पंथ का टकराव थम नहीं पाया। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत ने इस टकराव को चरम तक पहुंचाया। उन्हीं की स्मृतियों और सिद्धांतों को समर्पित है दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि चांदनी चौक में स्थित है। जिस स्थान पर दिवंगत गुरु की अंत्येष्टि संपन्न हुई थी, वहीं पर स्थापित किया गया गुरुद्वारा रकाबगंज, जो कि राष्ट्रपति भवन के समीप ही स्थित है। इस समय दिल्ली में लगभग 160 गुरुद्वारे हैं, जहां नियमित गुरुबाणी पाठ होता है और लंगर भी नियमित रूप से परोसा जाता है। वर्ष 1984 के दंगों ने यद्यपि गहरे घाव दिए, मगर यही दिल्ली का वैशिष्ट्य है कि आज भी सौहार्द बना हुआ है और सिख अनुयायी दिल्ली की मुख्य धारा का महत्वपूर्ण अंग है। अगर औरंगजेब के नाम पर समर्पित सड़क का नाम बदल भी दिया गया तो इतिहास तो नहीं बदल जाएगा, मगर इतना अवश्य होगा कि अनेकों अनावश्यक विवादों पर विराम लगेगा। संसार के कमोबेश सभी छोटे बड़े देश किसी न किसी वक्त में किसी न किसी साम्राज्य के गुलाम रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी आज़ादी के बाद इन समस्याओं को कैसे निपटारा किया, जरा अध्ययन कर लेना चाहिए। क्या रूस में जार सम्राटों के नाम पर सड़कों के नाम रखने की इजाज़त है? क्या हिटलर के नाम पर जर्मनी में सड़कों के नाम आज भी हैं? सभी मसले हल हो सकते हैं, बशर्ते कि कुछ तीखे तेवरों वाले मुस्लिम नेता सौहार्द का तेवर पहनना सीख लें और हिंदू भी यह महसूस करें कि इन बिफरे हुए लोगों को सहनशीलता व समाशीलता व संयम का तौर तरीका कैसे समझाया जाए। मगर यहाँ तक मुसीबत यह भी है कि ओवैसी को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा, सदा तीखे तेवर। यह शायद अब नहीं चल पाएगा। 3 सबक ओवैसी व उनके पैरोकारों को भी सीख लेने चाहिए। बार बार 600 वर्ष तक अपने राज की बातें ना उछालें। उन 600 वर्षों में अच्छी बुरी बातें हुई हैं, उन्हें खोलोगे तो नफरत सुलगेगी। इन्हें यह भी चाहिए कि यदि पड़ोसी इस्लामी देश पाकिस्तान में मंदिर अब भी तोड़े जाते हैं या वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म जारी हैं, तो उसकी भी खुले रूप से निंदा करें। उन्हें सीमा पार से आतंकवाद के निर्यात पर कड़ा व दो टूक स्टैंड लेना होगा, ताकि हमारा राष्ट्रीय सद्भाव बना रहे। बाकी तो समय अपने आप सबक दे ही देता है। और यह आर्टिकल एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से, और छपा है पंजाब केसरी 16 मई 2022 के कॉलम में।